नो बकवास। सही है। क्योंकि अगर उल्टी सीधी चीजें पढ़ाएंगे तो फिर सीधी बात नहीं कर पाएंगे ना। तो ये हमारा था बेसिक मोटा मोटा जो हमें प्रेडिक्शंस करने के लिए जरूरी है। इसके बाद हमें फिल्म के अंदर बोलता है ना कि बोल्ड बोल्ड लेटर में, तो बोल्ड लेटर में हम एक चीज बोलते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, एस्ट्रोलॉजर भयो ना कोई, 2.5 अक्षर नाड़ी के पढ़े जो एस्ट्रोलॉजर होए। सिर्फ ये 10 क्लास लेने के बाद जिंदगी में कभी बुक की तरफ झांक के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये 12 भाव दिमाग के अंदर शो होने चाहिए आपके, और सिस्टम जो है वो बड़ा इजी है। जैसे ही आप एक क्लास अटेंड कर लेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में सारा सिस्टम आपको क्लियर हो जाएगा। जिंदगी में कभी बुक उठा के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने तो आज तक उठाई नहीं, 2012 के बाद आज तक मैंने बुक को हाथ नहीं लगाया, किसी भी बुक। जो सीख रहे आपने उसी को बुक का हाथ नहीं लगाने दिया। और इसीलिए सभी को कहता हूं, लिखिए मत, समझिए। क्योंकि लिखेंगे तो दिमाग लिखने में चला जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। तो हमारे पास वो इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि समुंदर के अंदर गोते लगाने पड़ेंगे। बड़ा छोटा सा सिस्टम, आप यहीं से समझ लीजिए कि बेसिक से लेके और पीएचडी तक, पीएचडी लेवल तक का सिर्फ आप ये समझ के चलिए कि 45 आवर्स के अंदर, सिर्फ 42 घंटे की क्लास के अंदर आप बेसिक से लेके पीएचडी लेवल तक का आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो कितना बड़ा सिस्टम होगा। हमने एस्ट्रोनॉमी नहीं करनी, हमने एस्ट्रोलॉजी करनी है। तो एस्ट्रोनॉमी हम पढ़ाते ही नहीं। नमस्ते जी। नमस्कार जी, स्टार्ट करें? यस जी सर। यस सर। अभी तक आप लोगों ने जो भी समझा है, सीखा है, बड़े बड़े साल लगाए हैं आपने, कई कई साल, 5-5, 6-6 साल तो सिर्फ क्लासेस के अंदर ही लगाए हैं। उसके बाद फिर उनको प्रैक्टिकल करने में बड़ा टाइम दिया है। मतलब कि इसको अगर मैं एक तरह से कहूँ तो कि ये एक अमरूद का बीज लीजिए, इसको घर जाके उगाइए। आपने उगाया, पौधा निकला, धीरे धीरे उसकी देखभाल करिए, पानी देते रहिए, धीरे धीरे पौधा बड़ा होएगा। साल 2 साल बाद उसके ऊपर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, फिर फल पकेगा, फिर आप उस फल को खाएंगे। नक्षत्रा नाड़ी के अंदर क्या है कि ये लीजिए 10 रुपए और सामने रेडी पे अमरूद बिक रहे हैं, अमरूद लीजिए और खाइए और तृप्त होइए। तो बेसिक आप लोगों का क्लियर हो चुका है। तो नक्षत्रा नाड़ी के बड़े सिंपल से 2-3 रूल हैं, बिल्कुल सिंपल, बगैर रूल के कोई भी सिस्टम नहीं चलते। तो फर्स्ट हमारा रूल है, रूल नंबर 1, मैक्सिमम कर दो। हर भाव को उसका 12वां भाव डिस्ट्रॉय करता है। व्यय माझ्या एक मिनिट।
यानी किसी भी भाव को उसका 12वां भाव हमेशा डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे पहला भाव सेल्फ है, उसका 12वां हो गया 12। 1 और 12 जब भी इकट्ठे आएंगे तो सेल्फ का नुकसान होगा। रूल नंबर 2, सब लोड स्ट्रोंगर देन नक्षत्रा, नक्षत्रा स्ट्रोंगर देन प्लेनेट। भैया प्लीज रिपीट करना। सब लोड स्ट्रोंगर देन नक्षत्रा, नक्षत्रा स्ट्रोंगर देन प्लेनेट। यानी कि उप नक्षत्र। सर प्लीज एक बार फर्स्ट भी रिपीट कर दें। फर्स्ट, किसी भी भाव को उसका 12वां भाव हमेशा डिस्ट्रॉय करेगा। भैया दूसरे का फिर से बताएंगे? हाँ, दूसरे को मैं फिर से बताता हूँ। सब लोड स्ट्रोंगर देन नक्षत्रा, नक्षत्रा स्ट्रोंगर देन प्लेनेट। अभी इसको मैं एक अलग वे से और आपको समझा देता हूँ। ज्यादातर लोग क्लासिकल से हैं, तो क्लासिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लेनेट बेस्ड प्रेडिक्शन होती है। नक्षत्रा या उप नक्षत्रा की तरफ बहुत कम लोग हैं। मतलब कि प्लैनेट्स को आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारे गीतांजलि बहन जी हैं, कि गीतांजलि जी कहाँ रहते हैं? इंदौर के अंदर रहते हैं। ये हो गया आपका प्लैनेट। गीतांजलि जी इंदौर में कहाँ रहते हैं? मान लीजिए कि इंदौर के अंदर सेक्टर 10 में रहते हैं। ये हो गया नक्षत्रा। सेक्टर 10 में कहाँ रहते हैं? कोठी नंबर 112 में रहते हैं। वो हो गया आपका उप नक्षत्रा। तो क्लासिकल वाले क्या कहेंगे कि गीतांजलि जी इंदौर में रहते हैं। नक्षत्रा नाड़ी वाले कहेंगे कि गीतांजलि जी इंदौर में सेक्टर 10 में 112 नंबर मकान में रहते हैं। अब रहते तो वो मकान नंबर 112 में है। इंदौर और सेक्टर 10 उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो मकान नंबर 112 की है। मकान नंबर 112 में गीतांजलि जी रहते हैं, सेक्टर 10 में रहते हैं और इंदौर में रहते हैं। इंदौर सबसे लास्ट में, क्योंकि रहते बेस कहाँ है? बेस तो हाउस नंबर 112 है ना। तो किसी भी इवेंट्स के लिए हम सब लोड को सबसे पहले देखेंगे, उप नक्षत्रा को, कि सब लोड अगर हमारा उस इवेंट्स के लिए वेरीफाई कर रहा है तो हम नक्षत्रा के पास जाएंगे। नक्षत्रा भी वेरीफाई कर रहे हैं तब हम प्लैनेट्स के पास जाएंगे। अगर सब लोड ने ही डिनाइल कर दिया तो उसके बाद हमें नक्षत्रा या प्लैनेट्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 3, महादशा लोड स्ट्रोंगर देन भुगती, भुगती स्ट्रोंगर देन अंतरा। यानी कि महादशा लोड अगर किसी इवेंट्स के एग्री कर रही है तभी हम स्ट्रोंग भुगती के पास जाएंगे। अगर महादशा लोड ने ही डिनाइल कर दिया कोई इवेंट तो हमें भुगतियां देखने की जरूरत नहीं है।
सर फिर से रिपीट करेंगे। महादशा लॉर्ड स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति, भुक्ति स्ट्रॉन्गर देन। जी जी, महादशा लोड स्ट्रोंगर देन भुक्ति, भुक्ति स्ट्रोंगर देन अंतरा। अंतरा। थैंक यू। अगर महादशा लोड स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग कैसे हुआ? देखिए, हम जैसे जब किसी चार्ट को देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि किस प्लैनेट्स की महादशा है। उस प्लैनेट्स को हम देखेंगे इवेंट के अकॉर्डिंग कि वो इवेंट्स उस महादशा लोड के पास सब लोड लेवल पर एग्री है या डिनाइल है। अगर वो डिनाइल है तो हम उस पूरी महादशा को वहीं छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट महादशा के पास जाएंगे। अगर वो एग्री है तो किस प्लैनेट्स के अंदर हमारा इवेंट सक्सेस हो सकता है, वो हम डिसाइड करेंगे कि 9 में से कौन सा प्लैनेट है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, हमारे इवेंट्स को एग्री करवाएगा, यानी फाइनल सक्सेस कराएगा। रूल नंबर 4। भैया नहीं समझ आया। रितिका जी, आपको ये समझ आएंगे जब हम प्रैक्टिकल पे आगे जाएंगे ना, क्योंकि अभी आप फ्रेश हैं। अच्छा। अभी महादशाओं का और इन चीजों का आपको पता नहीं। जैसे हम प्रैक्टिकल में आगे चलेंगे तो आपको वो चीज समझ आएगी कि क्यों इस चीज को बोला गया था। ठीक है भैया। तो अभी आप खाली रूल्स लिख लीजिए बस। जी, रूल नंबर 4। कुछ हाउस आपस में ज्वाइंटली वर्क करते हैं। जैसे हमने एक फर्स्ट रूल लिया था कि किसी भी भाव को उसका 12वां भाव डिस्ट्रॉय करेगा, यानी उसको, उसके जो परिणाम हैं उनको खत्म करेगा। लेकिन एक रूल और है, कुछ हमारे हाउसेज ऐसे हैं जो इकट्ठे काम करते हैं टुगेदर, जैसे कि 10 और 11 है। 10 और 11 जब इकट्ठा आएगा तो उसको हम इस रूल से अलग समझेंगे, क्योंकि वर्क करेंगे तभी हमें उसकी डिजायर्स मिलेगी। वैसे तो 11वें का 12वां 10 है, लेकिन 10 नंबर कभी भी 11वें को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। अब इसी तरह से 3 और 4 है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे, यानी जैसे प्रॉपर्टी की सेल परचेज है। प्रॉपर्टी परचेज में क्या है कि आजकल ज्यादातर प्रॉपर्टी परचेज की जाती है फीमेल के नाम से, यानी एक ज्वाइंट नेम से होती है। लेकिन प्रॉपर्टी परचेज तो 4 नंबर है, लेकिन वो परचेज पैसा कोई लगा रहा है, नाम किसी की हो रही है, तो इसलिए वहां पे 3 नंबर भी इंक्लूड होगा। तो वहां पे 3 और 4 को हम उस वे से नहीं ले सकते। और लास्ट एंड फाइनल रूल, सीधी बात, नो बकवास। दिमाग यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि बड़ा छोटा सा दिमाग दिया है परमात्मा ने। जो सामने दिखेगा वही बोलेंगे। अभी तक जो गैस करते आए हैं, दिमाग को घुमाते आए हैं, कभी यहाँ कभी वहां, अब उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब अपने दिमाग को किसी अदर कार्यों के लिए यूज करें। एस्ट्रोलॉजी के लिए दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, अब मैं आपको किस तरह से हम कोऑर्डिनेटर को तैयार करते हैं। सभी को दिखाई दे रही है स्क्रीन पे? जी सर। अभी तक हम लोग इस लगन चार्ट के ऊपर ही प्रेडिक्शंस करते आए हैं कि कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, किस डिग्री का बैठा है, वो किसको देख रहा है, उसको कौन कौन देख रहा है, वो D9 में क्या बोल रहा है, चंद्र कुंडली में क्या बोल रहा है, D20 में क्या बोल रहा है, D40 में क्या है, D60 में क्या है। 10 तरह के मसले देखते हैं, तब जाके एक प्रेडिक्शन होती है।
यहां से अब आपको ये लगन चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। हरदीप जी सोच में पड़ गए के साथ? नहीं सर, नहीं सर, सोच में नहीं पड़ गया। आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट है बात। हम लोग केपी वगैरह में भी भाग चलित और केपी के अंदर भी यही दौड़- देखते हैं। अभी मैं आपको वो अच्छा। चीज भी समझाऊंगा कि केपी जी। और ये क्यों डिफरेंट है, केपी जी में और जी जी इसमें मैं क्या फर्क है। क्योंकि कुछ लोगों के मन के अंदर एक चीज है कि ये केपी ही है। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए रेफर किया सर ये कि भाव चलित, आई अंडरस्टैंड। और दूसरा मैं ज्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस से। सीधी बात, नो बकवास। जिस तरह आप कॉन्फिडेंस से रख रहे हैं ना, वो मेरे को और एंथुसियास्टिक कर रहा है कि यस, इट गिव्स। थैंक यू सो मच, प्लीज गो ऑन। देखिए केपी के अंदर क्या है, नंबर एक तो कि केपी के अंदर कप्स यानी भाव के सब लोड को सबसे फर्स्ट लेके चलते हैं। देखिए जितने भी जो बर्थ टाइम है, किसी का भी बर्थ टाइम आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा। 2, 4, 5, 10 मिनट का सभी के अंदर अंतर है। और जो भाव का सब लोड है वो बड़ा फास्ट मूविंग है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि 10 से 15 सेकंड के अंदर वो चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली 5 सेकंड में भी सब लोग चेंज हो 5 सेकंड में भी चेंज हो जाता है। जब वो 5 सेकंड में चेंज होता है और आपके बर्थ टाइम के अंदर 5 मिनट का फर्क है, तो आप उस भाव के कारक को कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं? एग्जैक्टली। अब वो कहते क्या है कि बीटीआर, बीटीआर का कोई रूल अप्लाई नहीं होता। रूल बहुत हैं, 50 तरह के रूल बनाए हुए हैं, लेकिन रूल अप्लाई कोई भी नहीं होता। जी। तो इसलिए हम लोग नाड़ी के अंदर सबसे नंबर 1 तो कि हम भाव के सब लोड को लेते ही नहीं, उसको हम सिर्फ लेंगे होरेरी के अंदर। क्योंकि होरेरी के अंदर क्या है कि वहां पे हमारा जो टाइम है वो माइक्रो सेकंड कैलकुलेट है, लेकिन बर्थ चार्ट के अंदर तो उस टाइम के अंदर ही कहीं कहीं मिनट का फर्क हो जाता है। इसलिए कैसे हम उसको समझेंगे। नंबर 2 चीज, केपी के अंदर देखिए राहु और केतु जो है उसकी जो चाल है, राहु और केतु कभी भी सीधे नहीं चलते, वो लहरा के चलते हैं सांप की तरह। केपी वाले क्या करते हैं, उस लहर के मीडिएटर को ले लेते हैं। यानी जैसे अप गया डाउन गया, उन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है उसको कैलकुलेट करते हैं। यानी उसको बोलते हैं मीन। मीन ले लेते हैं। हम नाड़ी के अंदर राहु अप गया तो अप, डाउन गया तो डाउन, मतलब कि ट्रू, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है। और इस ट्रू और मीन के चक्कर में ही दिन रात का फर्क पड़ जाता है। और जिंदगी के सभी अहम फैसले राहु और केतु के बगैर पूरे नहीं होते। इसलिए अगर राहु केतु को ही हमने परफेक्टली नहीं पकड़ा तो हम प्रेडिक्शन परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। नंबर तीन चीज क्या है कि वहां अभी भी प्लैनेट्स को लेके गैस करना पड़ता है आपको। इसलिए हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल सकते। यहां हम प्लैनेट्स को खेल ही नहीं खेलते। जो लगन चार्ट के अंदर आपको प्लैनेट दिख रहे हैं वो सिर्फ तब तक आप देखेंगे जब तक हमारे कोऑर्डिनेटर तैयार नहीं हो जाते। जिस टाइम हमारे कोऑर्डिनेटर तैयार हो गए, नीचे के जो ये अक्षर हैं 1 से 12 तक के प्लैनेट वाइज जो हमने लिखे हुए हैं, इन्हीं नंबरों को देख के टोटल प्रेडिक्शन होगी A to Z। और वो कितनी माइक्रो सेकंड तक आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसका मैं आपको सिंपल एक ही उदाहरण देता हूं कि 2013 में मैं जिस लेवल पे पहुंचा था इसको लेके, आज तक उस लेवल को कोई छूना तो बहुत दूर की बात है, उसके नियर अबाउट भी नहीं पहुंच पाया। वो सिर्फ इसी सिस्टम के बेस पे। तो हमें प्लैनेट्स को पकड़ना ही नहीं, भूल जाओ उनको, कौन कहां बैठा है हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। अब तक सारी उम्र होगी प्लैनेट्स के पीछे भागते भागते, अब कुछ दिन आप नंबरों के पीछे भाग के देखिए, फिर देखिए प्रेडिक्शन के अंदर क्या गजब की शार्पनेस आती है। वेरी नाइस।
तो किसी भी प्लैनेट्स को जो कोऑर्डिनेटर हम कैसे तैयार करते हैं, देखिए ये लगन चार्ट है, ये भाव चलित है, निर्णय भाव चलित, सिंपल, सभी को पता ही है। दूसरी चीज, हमें इनके बारे में ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, मैनुअली तो कोई बनाएगा नहीं, ना ही किसी पे बनते मैनुअली। अब वो टाइम जा चुका, अब तो हमें भी नहीं आता मैनुअली बनाना। अब तो सीधा सॉफ्टवेयर के अंदर डिटेल डालो और आपका चार्ट रेडी हो गया। तो हमें आम खाने हैं, पेड़ नहीं गिनने, क्योंकि ये सिस्टम क्विक एंड फास्ट है। आप मैकडी पे गए, 35 रुपए दिए, बर्गर लिया और खाया, ना कि वो बर्गर कैसे बना, कैसे तैयार हुआ, उसके चक्कर में पड़ना। तो हमने सिर्फ, अब फर्स्ट हमारा यहां से क्या स्टार्ट होता है कि हमारे ये कोऑर्डिनेटर कैसे तैयार हुए। देखिए कोऑर्डिनेटर जो हमारे 7 प्लेनेट हैं, राहु और केतु को छोड़ के बाकी सब, सूर्य, बुध, मंगल, गुरु, वीनस, जो बाकी के 7 प्लैनेट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेटर हम बनाएंगे निर्णय भाव चलित से। यानी निर्णय भाव चलित के अंदर कैसे, जैसे मान लो सन है, अभी इसी चार्ट के अंदर आप देखेंगे भाव चलित के अंदर सन कहां बैठा है। सन बैठा है खाना नंबर 1 में। फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस। सन की राशि है सिंह। सिंह राशि कितने नंबर खाना में है? 9th हाउस। 9th हाउस। 9th लेंगे जी, तो हम सन को बोलेंगे 1 और 9। जी सर। हमारे लिए सन यहीं पे, सन का अब हम आगे जो भी हम सन को काउंट करेंगे कि सन क्या है, सन 1 और 9 है, यानी पहले और 9वें भाव का फल देगा। जी सर। उसके बाद मून है। मून देखे, मून कहाँ बैठा है? खाना नंबर 1 में। जी। मून की राशि है करक। करक राशि कहाँ है? खाना नंबर 8 में। 8th हाउस। तो मून को हम बोलेंगे 1 और 8। उसके बाद आता है मंगल। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मेष का नंबर 1 है, वृश्चिक का नंबर 8 है। तो अब देखेंगे कि 1 और 8 इस भाव चलित के अंदर कहां लिखा हुआ है। 1 नंबर लिखा हुआ है खाना नंबर 5 में, 5th and 12th। और वृश्चिक राशि है खाना नंबर 12 में, और स्वयं मंगल भी बैठा है खाना नंबर 12 में। इसलिए मंगल को हम बोल लेंगे 5 और 12। उसके बाद हम जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर की भी हमारी 2 राशि हैं, धनु और मीन। तो भाव चलित के अंदर धनु राशि कहाँ है? खाना नंबर 1 में। और मीन राशि कहाँ है? 4th हाउस। 4th हाउस। और स्वयं जुपिटर कहाँ बैठा है? 2nd हाउस। 2nd हाउस। तो जुपिटर को हम बोल लेंगे 1, 2, 4। ठीक। उसके बाद शनि। शनि की भी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, यानी 10 और 11 नंबर। 2 और 3। 2, 3, 7। 2 और 3। तो मकर और कुंभ इसकी कहाँ है? खाना नंबर 2 में और खाना नंबर 3 में। और खुद शनि और कहाँ 7। बैठा है? खाना नंबर 7 में। 7। इसलिए शनि को हम बोलेंगे 2, 3, 7। राइट। उसके बाद इसी तरह मरकरी। मरकरी की भी 2 राशि हैं, कन्या और मिथुन, यानी 3 और 6 नंबर। तो भाव चलित में 3 नंबर कहाँ है और 6 नंबर कहाँ है? सबसे पहले ये देखेंगे। 10th में है। 7 और 10। 7 में और 10 में। और स्वयं मरकरी कहाँ बैठा है? खाना नंबर 1 में। तो मरकरी को हम बोलेंगे 1, 7, 10। जी। एक चार्ट पे और मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाता हूं। थोड़ा अजीब है ये सिस्टम। अब देखिए,
सन, सन कहाँ बैठा है? 5th हाउस, और सन की राशि कहाँ है? लगन में, लगन में। 1-5, तो सन को हम बोलेंगे 1-5। इसी तरह मून, 1-12, मून हमारा लगन में है और राशि है 12वें में, तो मून को 1-12। उसके बाद मार्स, मार्च 9-4 9-4 4-9, 4 और 4 and 9. 9, बिल्कुल। उसके बाद हमारा मार्स के बाद 4-5-9 जुपिटर, जुपिटर की हमारी 2 राशियां हैं, एक पंचम में है, एक अष्टम में है, 2, और जुपिटर खुद बैठे है खाना नंबर 2 में 2-5-8 2, 2-5-8 2-5-8, राइट। उसके बाद सैटर्न, 11, 6-7 6, 7, 11. 11 6-7 11 राइट। ये हमारे, इस तरह से हम सभी प्लैनेट्स के कोऑर्डिनेटर को तैयार करते हैं। समझ आया सभी को? रीतिका समझ आया? कुछ भी नहीं समझ आया। काहे? आगे ये 1 2 3 4 हाउस नंबर नहीं समझ आ रहे कौन से हैं। कोई नहीं, आप समझिए, मैं बाद में आपको, अभी फ्रेशर है ना ये, मैं बाद में आपको कल फिर टाइम दूंगा, ठीक है? ठीक है भैया। मुझे समझ में आ गया, आपने इजीली समझाया, मैं भी फ्रेशर ही हूँ। कोई नहीं, जो फ्रेशर हैं वो कल मैं उनको अलग से एक टाइम दे दूंगा, कोई दिक्कत बट नहीं। मोबाइल में क्या हो रहा है, स्क्रीन बहुत छोटी दिख रही है, तो आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रही। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। रोटेट करिए, रोटेट करा है सर, बट उतना नहीं दिख रहा है। हाँ, लैपटॉप पे वो अच्छा दिखेगा। हाँ, अभी रास्ते में हूँ, घर पहुँच के लैपटॉप पे करूंगी। हाँ, फिर समझ में आ जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। जी। हाँ। पर लग नहीं रहा मैम कि मतलब नेट में नहीं नहीं, बहुत सरल आ जाएगा। फर्स्ट टाइम। मैडम ये बातें बाद में करेंगे, अभी सिर्फ क्लास से रिलेटेड बातें करिए। जी, क्या बोल रहे थे आप? सर ये भाव चलित से देखना है सर कोऑर्डिनेटर। देखिए, बाकी सभी प्लैनेट्स को हम देखेंगे भाव चलित से, सिर्फ राहु और केतु को छोड़ के। यानी 7 प्लैनेट्स को हम देखेंगे भाव चलित से, और राहु केतु का थोड़ा सिस्टम अलग है, उसको कुछ अदर सिस्टम से देखेंगे, वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी देखिए, राहु और केतु को समझने के लिए हम आएंगे लगन चार्ट के अंदर। लगन चार्ट में आप देखिए राहु कहाँ बैठा है? 9th हाउस। 9th हाउस। अब राहु बैठा किस भाव की राशि में है? यानी किस? एरीज, मंगल की राशि। मंगल की राशि में। तो राहु के जो कोऑर्डिनेटर हमारे बनेंगे, नंबर 1 तो मंगल हो गया। अब राहु के ऊपर देखिए किसी की दृष्टि है? केतु की दृष्टि नहीं मानते सर। राहु केतु की आपस में भाई भाई की कोई दृष्टि नहीं होती सर। ये लगन में देखनी है तो किसी की नहीं, कस्पल चार्ट में गुरु की है सर। सिर्फ लगन चार्ट के अंदर देखेंगे राहु केतु के ऊपर, राहु के ऊपर किस प्लैनेट की दृष्टि है? किसी की भी नहीं। किसी की भी नहीं सर है। नहीं है, किसी की नहीं है। किसी की भी नहीं है। अब राहु की लेंगे हम प्लेसमेंट भाव चलित के अंदर। भाव चलित के अंदर राहु कहाँ बैठा है? अष्टम में। अष्टम में। यानी कि राहु के कोऑर्डिनेटर हमारे बने मंगल प्लस 8। 8, अच्छा। मंगल प्लस 8, क्योंकि प्लेसमेंट हम भाव चलित से लेंगे राहु की। समझिए, दोबारा समझाता हूं। यानी राहु और केतु को हम लगन चार्ट के अंदर देखेंगे। लगन चार्ट में वो किस राशि में बैठा है, उस राशि को, उसके ऊपर जिस प्लैनेट्स की दृष्टि है, उन सभी राशियों को, यानी उन प्लैनेट्स के कोऑर्डिनेटर को, प्लस भाव चलित के अंदर प्लेसमेंट उसकी देखेंगे। सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। हरदीप जी, मान लो आपके आगे आपका कोई मित्र आपके आगे बैठ गया, तो वो सबसे पहले आपको किडनैप करेगा। मित्र किडनैप करेगा?
राहु किडनैप ही तो कर रहा है ना। अब राहु यहाँ 9 भाव में बैठा मंगल के उसमें, तो मंगल के कोऑर्डिनेटर को किडनैप कर लिया इसने। जी ओके, लुटेरा है। लुटेर है, लुटेरे, क्योंकि अपना तो कुछ है नहीं ना। हाँ। जी जी जी। तो अब क्या करेगा कि आपके जो रिश्तेदार हैं, यानी जिन जिन की दृष्टि आपके ऊपर है, ओके, उन सबको किडनैप करेगा। अगर राहु के ऊपर किसी प्लैनेट्स की दृष्टि होती तो उनके कोऑर्डिनेटर प्लस कर लेता, जी। उन सबको मिला के अब वो एक अपनी प्लेसमेंट लेगा, यानी आपके शहर के अंदर एक प्लेसमेंट लेगा, आप सभी को लूट के अपना एक निवास स्थान बनाएगा, क्योंकि अपना तो कुछ है नहीं ना। अब प्लेसमेंट हुई इसकी खाना नंबर 8 में प्लस 8, तो राहु के कोऑर्डिनेटर हमारे हुए, मंगल के कोऑर्डिनेटर अगर हम देखें भाव चलित के अंदर, मंगल के कोऑर्डिनेटर हमारे थे, मंगल हमारा था 4 में और राशि थी इसकी यानी 4 9 4 5 9 4 5 4 8 9 4 8 9 4 8 9 यस। राहु के हमारे कोऑर्डिनेटर हुए 4 8 9 जी। इसी तरह से जी। एक मिनट हाँ जी, प्लीज बोलिए सर। ये अगर राहु के साथ किसी की युति होती तो उसे भी लेते? मैडम अभी लेंगे ना, ये तो अकेला राहु, मैं चार्ट चेंज करूंगा। अभी तो राहु के तो 12 के 12 कोऑर्डिनेटर आ जाते हैं कई बार राहु के। जी जी हाँ। अब हम लेंगे सर जी सर यहाँ मंगल जो है, तो मंगल जो प्लैनेट जो राशि में बैठे वो नहीं लेना है मैडम। यह तो है राहु किस मंगल की सिर्फ राशि लिया है, मंगल जहाँ बैठा है वो नहीं उससे हमें मतलब नहीं है। मंगल आ तो गया यहाँ पे। अच्छा। मंगल जहाँ बैठा है, मंगल के कोऑर्डिनेटर यानी राहु मंगल की राशि में बैठा है, तो मंगल के कोऑर्डिनेटर राहु ने किडनैप कर लिए। प्लस भाव चलित के अंदर आके उसने अपनी प्लेसमेंट ली खाना नंबर 8 में। हाँ, तो 5 नंबर आएगा सर? नहीं, 5 नंबर कैसे आएगा? क्यों आएगा? उनका यही पूछना था कि मंगल जहाँ बैठा है उसे लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। मंगल जहाँ बैठा है हमें उससे मतलब नहीं है। वही वो समझना चाहते, सिर्फ मंगल के कोऑर्डिनेटर। देखिए भाव चलित के अंदर सिर्फ प्लेसमेंट लेंगे। भाव चलित के अंदर देखिए राहु खाना नंबर 8 में आ गया। यहाँ से भाव चलित से हमने सिर्फ प्लेसमेंट लेनी है इसकी। मैं अदर चार्ट एक और लगाता हूँ। 4 8 9 राहु को केवल भाव चलित से ही लेना है, लग्न से नहीं। भाव चलित में ही लेना। नहीं वो समझ गए थे वो। गीतांजलि जी वहाँ दृष्टि नहीं ली हमने ना, प्लेसमेंट में गुरु जो हमने देखा है उसकी कोई भी कंसिडरेशन हमने नहीं ली। इसका मतलब ये है। अभी इसके अंदर समझिए दोबारा से। देखिए राहु हमारा भाव चलित लगन चार्ट के अंदर बैठा है खाना नंबर 7 में। खाना नंबर 7 में राशि कौन सी है? मेष राशि। खाना नंबर 7 में मेष राशि है। मेष राशि मतलब कि मंगल को इसने किडनैप कर लिया। अब खाना नंबर 7 के ऊपर दृष्टि किसकी है? मार्स की और किसी मंगल की और किसी की। मंगल को तो इसने ऑलरेडी ले ही लिया। और किसी की दृष्टि नहीं है। कोई अदर चार्ट लेता हूँ क्योंकि जिसके अंदर आपके 3-4 दृष्टियां है। सारा परिवार किडनैप करवाओगे? राहु केतु तो सभी को किडनैप करता है, तभी तो पॉलिटिशियन में मिल जाएगा। अभी देखिए राहु बैठा है खाना नंबर 1 में लगन में। लगन की राशि है मकर यानी शनि। नंबर 1 तो इसने शनि को किडनैप किया। अब खाना नंबर 1 में राहु के साथ और कौन बैठा है? चंद्रमा। मून है। चंद्रमा। तो चंद्रमा को भी इसने किडनैप कर लिया।
जी, और गुरु की जी। दृष्टि। अब राहु के ऊपर दृष्टि किसकी है? गुरु की। गुरु की 9वीं दृष्टि है, देखिए 7, 8, जी 9। जी जी। तो गुरु को भी इसने किडनैप कर लिया और अब प्लेसमेंट लेगा ये भाव चलित के अंदर। भाव चलित के अंदर कहाँ बैठा है? खाना नंबर 1 में, +1 यानी मून, जुपिटर, सैटर्न +1। तो यहाँ पे ये राहु के कोऑर्डिनेटर बने। अब सबसे पहले देखते हैं मून के कोऑर्डिनेटर कौन से हैं। 7 1 7 7 12 सर भाव चलित के अंदर देखेंगे 7 12 जी जी 7 12 प्लस जुपिटर के कोऑर्डिनेटर 3 3 4 12 3 4 12 हमारे हुए थे 3 4 12 और हमारे मून के कोऑर्डिनेटर हुए थे 7 12 और शनि के कोऑर्डिनेटर देखिए, क्योंकि शनि की राशि में बैठा है, शनि को भी तो किडनैप करेगा ना। शनि के कोऑर्डिनेटर हमारे हुए 1 2 9 1 2 9 प्लस प्लेसमेंट लेंगे अब राहु की 1। तो इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेटर राहु के बने 1 2 3 4 7 9 12 जी। अब हम इसी तरह केतु के लेंगे। केतु कहाँ बैठा है? खाना नंबर 4 में, कर्क राशि में। 7th हाउस, 7th हाउस कर्क राशि, यानी कि चंद्रमा के कोऑर्डिनेटर। चंद्रमा के हमारे कोऑर्डिनेटर थे 7 12। अब चंद्रमा के ऊपर केतु के ऊपर दृष्टि किसकी है वो देखेंगे। मून है, फिर 9 10 11 किसी की नहीं है सर, किसी की नहीं है। मून की है ना मैडम? मून की अच्छा हाँ मून की दृष्टि है केतु, मून की है ना, लेकिन मून की राशि में तो ये ऑलरेडी बैठा है, तो मून के तो कोऑर्डिनेटर इसने ले ही लिए। ले लिए, ठीक है। तो अब केतु की प्लेसमेंट लेंगे। केतु की प्लेसमेंट है 7 नंबर, यानी कि केतु के कोऑर्डिनेटर हमारे बने 7 12। जी जी। बाकी प्लैनेट्स के बड़े इजीली समझ आ जाएंगे, लेकिन राहु केतु थोड़े टेढ़े हैं। ऐसा समझ आ गए। अब यहाँ से आपकी एक और समस्या सोल्व होगी, जो अभी तक आप लोग राहु केतु के जो उपाय करवाते आए हैं ना, जब हम रेमेडीज के अंदर आएंगे तो वहां आपको एक अलग तरह की रेमेडीज मिलेंगी। सर आप रेमेडीज भी बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, वो काम करें ना करें वो एक अलग बात है। क्योंकि देखिए अगर रेमेडीज ने काम कर दिया तो हमने जो प्रेडिक्शन की है वो तो फेल हो जाएगी ना। हाँ सही करना, काम तो एक ही होएगा ना, या रेमेडीज बेच लो या प्रेडिक्शन कर लो, दोनों काम तो एक साथ हो नहीं सकते ना। अगर प्रिडिक्शन कुछ गलत बता रही है और रेमेडी से ठीक कर सकते हैं तो दोनों अप्लाई हो जाएंगे ना। नहीं होते ना मैडम, यहाँ गलत आप कर ही नहीं सकते ना। अगर आप ध्यान देंगे तो जो आपको सामने दिख रहा है वही बोलेंगे और बोला ही नहीं जाएगा। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तभी तो मैंने आपको एक रूल, सबसे लास्ट रूल एक यही दिया है कि दिमाग यूज ही नहीं करना। दिमाग बहुत यूज कर लिया, अब सिर्फ प्रेडिक्शन करनी है। आज ही खोल के बाहर रख दूंगा सब। केतु के नंबर बता दीजिए, जैसे राहु के बताए ना सर। केतु देखिए बताया ना 7 12 लगन चार्ट के अंदर केतु बैठा है कर्क राशि में। चंद्रमा के कोऑर्डिनेटर अगर हम भाव चलित के अंदर देखेंगे 7 और 12। केतु के ऊपर किसी भी प्लेनेट की दृष्टि नहीं है, तो इसलिए सिर्फ प्लेसमेंट लेंगे। भाव चलित के अंदर केतु की प्लेसमेंट भी है 7 नंबर, इसलिए केतु को हम सिर्फ और सिर्फ 7 12 बोल रहे हैं। जी धन्यवाद। यहाँ तक काफी लोगों के समझ आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो हम एक चार्ट और ट्राई कर लेते हैं।
अब यहाँ पे देखिए राहु, बाकी प्लैनेट्स के तो इजीली समझ आ गए होंगे क्योंकि उनके जो हमने कोऑर्डिनेटर लेने हैं वो भाव चलित के अंदर से लेने हैं कि वो प्लैनेट्स कितने नंबर खाने में बैठे हैं। हमें राशि से मतलब नहीं है, सिर्फ खाना नंबर से मतलब है कि किस खाना नंबर में है और उसकी जो राशि है वो कितने नंबर खाने में है। सिंपल जी। राहु केतु को हम देखेंगे लगन चार्ट के अंदर। लगन चार्ट के अंदर राहु कहां पर बैठा है, किस राशि में बैठा है। अब यहाँ पे राहु देखिए बैठे हैं हमारे तुला राशि, लगन में, तुला में। हाँ तुला में, तो वीनस हमारा हुआ प्लस। अब राहु के साथ कौन कौन सा प्लेनेट बैठा है, वीनस गुरु है प्लस जुपिटर। क्या राहु के ऊपर किसी की दृष्टि है? नहीं। नो सर, नहीं। अब इसको देखेंगे, राहु की प्लेसमेंट देखेंगे हम भाव चलित के अंदर 12वें घर में, 12वें घर में प्लस 12। अब यहाँ पे वीनस के कोऑर्डिनेटर हम भाव चलित के अंदर देखेंगे। इसमें मकर राशि तो कहीं पे लिखी नहीं मैडम। मैंने क्या कहा, दिमाग नहीं लगाना, जो सामने दिख रहा है वही बोलना है। जो चलित चार्ट है उसमें जहाँ शनि है वहाँ 11 नंबर है, उससे पहले 9 नंबर लिखा है ना मैडम। छोड़ो 10 नंबर तो आया ही नहीं। अरे मैडम 5वां रूल मैंने क्या बताया, दिमाग नहीं लगाना। अच्छा जी। जो सामने दिख रहा है वही बोलना है। सर कोऑर्डिनेटर बनेंगे 1 3 8 9 12। तो सबसे पहले वीनस के कोऑर्डिनेटर देखो, वीनस की राशि कहाँ है और वीनस खुद कहाँ है। 1 8 12। वीनस 8 12 1 8 12 1 8 12। अब जुपिटर के कोऑर्डिनेटर, जुपिटर देखो, जुपिटर कहाँ है। जुपिटर 3 5 12। 3 5 12। और राहु की प्लेसमेंट 12 खाना नंबर 12। यानी राहु के कोऑर्डिनेटर हमारे बन गए 1 3 5 8 12। ठीक। अब हम केतु को लेते हैं। केतु 5 कैसे हुआ, 6 नहीं होगा? 6 कैसे हुआ? 12 गुरु की राशि 12 है। वो फिफ्थ हाउस में है ना, भाव चलित में। मैडम भाव चलित के अंदर भाव चलित में गुरु 5th हाउस में हो गया, 3rd हाउस में हो गया। चलित में देखो, चलित में। हाँ चलित में देखो। लग्न कुंडली को छोड़ देना। 3rd 5th and 12th। सिंपल प्लैनेट्स को हम देखेंगे भाव चलित से और राहु को हम उठाएंगे लगन चार्ट से। अब केतु को देखिए, केतु लगन चार्ट में कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, मेष राशि में। मेष राशि का मंगल 7 प्लस इसके ऊपर दृष्टि किस किस की है, सैटर्न की है। सैटर्न, गुरु शुक्र और शनि। गुरु शुक्र शनि। गुरु शुक्र शनि। और इसकी प्लेसमेंट खाना नंबर लगन चार्ट में आगे 6 में। तो अभी मार्स के हमारे कोऑर्डिनेटर बने, आप बनेंगे गुरु के लेंगे, शुक्र के लेंगे, शनि के लेंगे। 2 6 एंड मार्स 11। 2 6 11। मैडम 11 कहाँ से आ गया? ओ सॉरी, वो मरकरी है। 8 8 2 6 8। और वीनस के हमारे थे 1 8 12 और जुपिटर के हमारे थे 3 5 12। 3 5 12 और प्लस 6। तो हमारे कोऑर्डिनेटर बन गए 1 2 3 5 6 8 12। लेकिन सैटर्न का कोऑर्डिनेटर हम भूल गए। हाँ जी, वो नहीं लगा। वो नहीं लगा। 4। अब सैटर्न को देखो, भाव चलित के अंदर सिर्फ एक ही राशि मौजूद है, कुंभ, और वहीं पे सैटर्न बैठा है, इसलिए खाली 4 नंबर। सर समझ आया कुछ? पूरा ही आया। बिल्कुल बढ़िया सर। जी सर। हाँ जी सर, आया समझ। प्रैक्टिस की जरूरत है या? हाँ जी सर चलेगा। बिल्कुल सर चाहिए प्रैक्टिस। होमवर्क दे दीजिए। चलो होमवर्क मैं आपको उस पे
व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और सर homework थोड़े ये रूल्स जो है 4 वो भी चाहिए। मैडम रूल भी आपको आप ऐसा करेंगे, देखिए इस सब को करने के लिए आपको, अगर आप सीरियस होकर एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। यस सर। फिर तो आप खुद सीरियस हो जाएंगे, जब आप ही सीरियस होगे तो सामने वाले को क्या एक्सप्लेन करेंगे? वो तो पहले ही रोता धोता है। तो यस।